हेलो, राम राम साथियों। कल हमने पढ़ा था सीड डोरमेंसी के बारे में पढ़ा था। कल एग्रीकल्चर का कौन सा टॉपिक चल रहा है? अपना सीड। सीड चल रहा है और कल हमने पढ़ा था सीड डोरमेंसी के बारे में। आज पढ़ते हैं बीजो उपचार, सीड ट्रीटमेंट। बीजो उपचार ठीक है। बीजों को जैसे भौतिक है, रासायनिक है, जैविक विधि है ना, उनसे बीजों को उपचारित करके बुआई करना क्या कहलाता है? बीजोपचार कहलाता है। और बीजोपचार में सबसे ज्यादा आजकल तो वैसे जैविक विधि से ही सबसे ज्यादा उपयोग में लेते हैं, जैविक विधि। और वैसे भौतिक विधि का भी उपयोग करते हैं, रसायनों का कम प्रयोग करते हैं आजकल। अब इसमें देखते हैं जैसे बीजों को रासायनिक, जैविक और भौतिक विधियों से उपचारित करना बीजोपचार कहलाता है। अब इनकी विधि देख लेते हैं। पहली कौन सी है? रासायनिक। रासायनिक विधि से बीजों को कैसे उपचारित करते हैं? रसायनों से ही करते हैं, रासायनिक विधि में। जैसे बीजों को कीटनाशी, फफूंदनाशी, कीटनाशी, फफूंदनाशी आदि से उपचारित करना रासायनिक विधि के अंतर्गत आता है। रासायनिक मेथड के अंतर्गत आता है। कीटनाशी में कोई भी कीटनाशी हो सकता है, फफूंदनाशी में कोई भी फफूंदनाशी होता है जो बीजों को उपचारित करते हैं, सिर्फ बीजों को उपचार में काम में लेते हैं। वो ही कीटनाशी, फफूंदनाशी बीज उपचार में उपयोगी है। उनको बुआई से पूर्व कुछ घंटे पूर्व उनको उपचारित करते हैं, उसके बाद सुखाकर बीजों की बुआई करते हैं। जैसे इसमें आ जाता है कीटनाशी। कीटनाशी कौन कौन से होते हैं बीज उपचार के लिए? जो कीटों को मारने के लिए उपयोगी होते हैं, कीटनाशी। इसमें हो जाएंगे एक तो मेलाथियोन, और एक क्लोरोपाइरिफॉस, जो दीमक के लिए सर्व उपयोगी है। दीमक के लिए क्लोरोपाइरिफॉस है वो सर्वमान्य। और मेलाथियन है वो सब्जियों में सबसे ज्यादा उपयोग में लेते हैं। एक आता है एंडोसल्फान। ये मुख्य 3 कीटनाशी ऐसे है जो मृदा जनित और बीज जनित जो रोग होते हैं या कीट होते हैं उनके लिए सबसे उपयोगी हैं। मेलाथियन, क्लोरोपाइरिफॉस और एंडोसल्फान। जो मृदा जनित यानी जिसे मरदोड़ बोलते हैं,
मर्दाशरीत और बीजजनी जो कीट होते हैं, उन्हें मारने के लिए उपयोगी हैं। मेलाथियान सब्जियों में काम में लेते हैं। क्लोरोपाइरिफॉस है वो दीमक के लिए उपयोगी है। और मर्दाजनी तो बीजनित है वो कीटनाशी, उसमें ये तीनों काम में लेते हैं, मेलाथियान, क्लोरोपाइरिफॉस और एंडोसल्फान। ठीक है। सीट्रेट बीजों को रासायनिक, जैविक और भौतिक विधि से उपचार करते हैं। रासायनिक में सिर्फ कीटनाशी और फफूंदनाशी दो आते हैं, उसमें कीटनाशी हमने देख लिया, मेलाथियन, क्लोरोपाइरिफॉस और एंडोसल्फान। अब देख लेते हैं फफूंदनाशी। जो कवक जनित बीमारी होती है, कवक जनित जो रोग होते हैं ना, उनमें फफूंदनाशी का उपयोग किए जाते हैं। कौन से में? कवकों को मारने के लिए, कवकों को मारने के लिए फफूंदनाशी का उपयोग किया जाता है। ये कौन कौन से होते हैं रसायन? एक तो हो गया डाई एथेन Z78, एक हो गया डाई एथेन M45। अलग अलग है दोनों, डाई एथेन Z78 और डाई एथेन M45। एक हो गया थायरम और अगला है बोवास्टिन। कौन सा है? बोवास्टिन। फफूंदनाशी में ये चार जो कवकों को मारने के लिए रसायन उपयोग में लेते हैं, वो डाइएथेन Z78, डाइएथेन M45, थायरम और बोवास्टिन, ये चार काम में लेते हैं सिर्फ कवकों को मारने के लिए। अगली विधि दो नंबर कौन सी है? जैविक देख लेते हैं अपन। दो नंबर में जैविक विधि। इसमें दो ही आते हैं, दलहनी फसलों के लिए और एक अनाज वाली फसलों के लिए। कौन कौन से काम में लेते हैं? जीवाणु काम में लेते हैं। दलहनी फसलों में राइजोबियम जो प्रजाति का जो जीवाणु आता है वो दलहनी फसलों में मुख्यतः उपयोगी है। और जो अनाज वाली फसलों में वो एजेटोबैक्टर नाम की प्रजाति है जो जीवाणु की, वो सबसे उपयोगी है। एक तो हो गया राइजोबियम। राइजोबियम किसके लिए उपयोगी है? दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों के बीजोपचार के लिए, दलहनी फसलों के बीजोपचार के लिए। अगला एक और कौन सा है? एजेटोबैक्टर। कौन सी प्रजाति है जीवाणु की? एजेटोबैक्टर। ये सिर्फ अनाज वाली फसलों में काम में लेते हैं, अनाज वाली फसलों में। दलहनी फसलों में चना, मूंग, मोठ, उड़द जो भी है, अनाज वालों में गेहूं, जौ, धान जो भी आता है, एजेटोबैक्टर प्रजाति का जो जीवाणु वो काम में लेते हैं। और दलहनी फसलों में राइजोबियम प्रजाति का जो जीवाणु वो काम में लेते हैं। इसमें ये दो ही है जैविक विधि में। सर्वमान्य है, आजकल इसी जैविक विधि का ही ज्यादातर उपयोग हो रहा है। 3 नंबर में आता है भौतिक विधि। कौन सी है? भौतिक विधि। इसमें दो प्रकार से पढ़ते हैं हमने। एक तो गर्म पानी,
गर्म पानी विधि। पहले इस विधि का आविष्कार किसने किया था? जॉनसन ने किया था। किसने बताया था इस विधि के बारे में? जॉनसन ने। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है एक कि गर्म पानी की विधि है जिसे बीजोपचार अपने करते हैं भौतिक मेथड में, तो उसके बारे में किसने बताया था? जॉनसन ने। इसमें पानी का तापक्रम कितना रखते हैं? पानी का तापक्रम 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का तापक्रम होना चाहिए। गर्म पानी का जो तापक्रम 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, उसमें बुआई से पूर्व बीजों को भिगोकर उसके बाद सुखाकर बुआई करते हैं। बीजों को सुखाकर बुआई करते हैं। इसी विधि का अगला पार्ट कौन सा है? सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से। इस विधि के बारे में सरदार नाम का वैज्ञानिक था, वह एक लूथरो। इन्होंने दोनों ने मिलकर इस विधि के बारे में बताया था। सरदार व लूथरो ने बताया था सौर ऊर्जा से बीजों को उपचार करने के बारे में। इसमें बीजों को तेज धूप में रख दें। तेज धूप में रखते हैं बीजों को। बुआई के लिए जो बीज लेते हैं उन्हें तेज धूप में रखते हैं। बीजों को तेज धूप में रखते हैं। उसके बाद बीजों की बुआई करते हैं। और यह सर्वप्रथम गेहूं में किस रोग के निवारण के लिए? कंड रोग के निवारण के लिए सौर ऊर्जा से बीजों को उपचारित करने के बारे में सरदार व लूथरो ने बताया था। गेहूं में कंड रोग निवारण के लिए, इसे अनावृत कंड भी बोलते हैं ना। गेहूं में अनावृत कंड या कंड रोग निवारण के लिए सौर ऊर्जा से बीजों को उपचार करते हैं और बीजों को तेज धूप में रखते हैं। सरदार व लूथरो नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इस विधि के बारे में बताया था। बीजोपचारित के ये तीनों मेथड थे, भौतिक, रासायनिक और जैविक। अब एक देखते हैं हमें बीज उत्पादन। बीज उत्पादन। ठीक है। बीज उत्पादन में बीज सर्वप्रथम तो बीज बुआई के उपयोगी होना चाहिए है या नहीं, वो देखना चाहिए। बीज में अगर बुआई अपने कर रहे हैं तो उससे पहले देखना चाहिए बीज बुआई के लिए उपयोगी है या नहीं। और बीज के स्रोत भी है बीज उत्पादन में। कौन कौन से स्रोत है बीज के? स्रोत कौन कौन से? एक तो NSC, पहले भी बताया गया इस संस्था के बारे में, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। और एक और है RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। दोनों के बारे में पहले बताया गया है। बीज के दो स्रोत हैं जो बीज आधार बीज या प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाते हैं, जो बीज बुआई के लिए उपयोगी होते हैं। एक इसमें आता है पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी, ये महत्वपूर्ण है फसलों के लिए। पहले तो पृथक्करण दूरी बोलते किसे कहते हैं? देखो कि दो एक ही फसल की, जैसे एक फसल है, अपने गेहूं ले लो,
चना ले लो, कोई भी ले लो, एक फसल की दो अलग अलग किस्मों की बुआई करते हैं हम, और उनके बीच में जो अनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो निश्चित दूरी रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, पृथक्करण दूरी कहते हैं। जो भी एक ही फसल है उसकी किस्में अलग अलग है, एक ही फसल है उनकी किस्में अलग अलग है, जैसे गेहूं की सुजाता और गेहूं की K65, दोनों किस्म ले लो, उनकी बीच में जो पर्टिकुलर दूरी रखी जाती है अनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए निश्चित जो दूरी रखते हैं वो क्या कहलाती है, पृथक्करण दूरी कहलाती है। एक ही फसल की दो किस्मों के मध्य अनुवांशिक, ये सबसे जरूरी है भाई, अनुवांशिक शुद्धता अगर ये नहीं होगी तो बीज बुआई के लिए उपयोगी नहीं होगा। अनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए अनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए एक निश्चित दूरी रखी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, पृथक्करण दूरी कहते हैं। और अनुवांशिकता बनाए रखने के लिए निश्चित दूरी पृथक्करण दूरी कहा जाता है। जैसे गेहूं की, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, गेहूं की सुजाता कोई भी किस्म ले लो K65 और K65, दोनों की अगर बुआई करते हैं तो इनके बीच में जो दूरी रखते हैं ना, आधार बीज की और जो प्रमाणित आधार की और प्रमाणित दोनों की बीच की दूरी रखते हैं वो क्या कहलाती है, पृथक्करण दूरी कहलाती है। अब अपने कुछ फसलों की पृथक्करण दूरी के बारे में देखते हैं। कुछ फसलों की पृथक्करण दूरी आधार और प्रमाणित टेबल के द्वारा बढ़ते हैं हमने फसलें आधार और प्रमाणित, आधार और प्रमाणित। सर्वप्रथम गेहूं, जौ, धान, सोयाबीन और मूंगफली, इनकी जो आधार बीज की दूरी है वो कितनी है, 3 मीटर, मीटर में है ये सभी, और प्रमाणित की भी कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, अगला आता है सरसों, सरसों की कितनी रखते हैं, 400 मीटर, और प्रमाणित में 200 मीटर। फिर आता है अपने मटर, मटर भी कितनी रखते हैं अभी, 20 और 10 मीटर में है, ये देख लेना ध्यान से, इनकी जो आधार और प्रमाणित की जो दूरी है वो मीटर में है। फिर आता है कपास, कपास की पृथक्करण दूरी में आधार की 50 और प्रमाणित की 30 मीटर रखते हैं। फिर आता है चना,
मूंग, उड़द, जो दाल वाली फसलें हैं ना वो आ गई। इनकी दूरी कितनी रखते हैं? 10 मीटर और 5 मीटर। ठीक है। और एक आता है अलसी, रेसे वाली फसल में आती है ना अलसी और कपास दोनों। अलसी में कितनी रखते हैं? 50 और 25। ठीक है। फिर और कौन सी रहेगी इसमें? मक्का। ऊपर देख लेते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। मक्का, मक्का में दो प्रकार से भी, एक तो संकर और एक संकुल। एक कौन सी है? संकर और एक संकुल मक्का है। संकर की रखते हैं अपने 600 मीटर आधार में और 300 मीटर रखते हैं प्रमाणित में। ठीक है। संकुल की रखते हैं 400। ठीक है। और इसमें रखते हैं प्रमाणित में 200 मीटर। उसके बाद आता है अरहर। अरहर, अरहर की रखते हैं हमने 200 मीटर और इधर 100 मीटर। उसके बाद अपने एक देखते हैं बाजरा। बाजरा का भी 200 रखते हैं आधार में और 100 रखते हैं प्रमाणित में। ये है कुछ महत्वपूर्ण फसलों की पृथक्करण दूरी, जो आधार और प्रमाणित जो बीज उत्पादन के लिए निश्चित दूरी रखी जाती है वो इस प्रकार से रखते हैं अपने आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए। बीज के स्रोत हमने बता ही दिया था, एक तो होता है NSC और एक होता है RSSC। उसके बाद आता है एक ISA। ISA, ISA, इंडियन सीड एक्ट। क्या है? इंडियन सीड एक्ट। ठीक है। भारतीय बीज अधिनियम। ये कब बना था? ये बना था 1966 में। 1966 में बना था, लागू हुआ था। इसका लागू होने का वर्ष कौन सा है? 2 अक्टूबर 1969। 3 वर्ष बाद में ये लागू हुआ था। भी ISA इंडियन सीड एक्ट है वो 1966 में तो बना था और लागू होने का वर्ष है वो 2 अक्टूबर 1969 में लागू हुआ था। अपने सीड का ये टॉपिक कंप्लीट है। आज हमने पढ़ा था बीजोपचार के बारे में। बीजोपचार में दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूं फटाफट। बीजोपचार में हमने विधि पढ़ी थी, एक तो रासायनिक। कौन कौन सी? रासायनिक, भौतिक और जैविक। रासायनिक में कीटनाशी, फफूंदनाशी 2 पढ़े थे। भौतिक में गर्म पानी से जो जॉनसन ने बताया था, सौर ऊर्जा से जो सरदार लूथरो ने बताया था, सौर ऊर्जा से वो गेहूं में कंड रोग के निवारण के लिए उपयोग में लेते। जैविक में दलहनी फसलों में राइजोबियम प्रजाति काम में लेते हैं और एजेटोबैक्टर वो अनाज वाली फसलों में काम में लेते हैं। ये तीनों है बीजोपचार की विधियां। बुआई से पूर्व करते हैं ये सब काम। उसके बाद हमने पढ़ा था बीजो उत्पादन। बीजो उत्पादन कराने वाली 2 संस्थाएं पढ़ी थी हमने पहले, एक तो NSC और एक है RSSC पढ़ी थी। 2 संस्थाएं पढ़ी थी जो बीज उपलब्ध करवाती है, बुआई के लिए जो उपयोगी बीज है वो उपलब्ध करवाती है ये दोनों संस्थाएं। और उसके बाद में हमने पढ़ा था पृथक्करण दूरी। क्या पढ़ा था?
पृथक्करण दूरी। एक ही फसल की दो किस्मों के मध्य, एक ही फसल की दो किस्मों के मध्य आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो एक निश्चित दूरी रखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? पृथक्करण दूरी बोलते हैं। जैसे गेहूं के सुजाता और K65 के मध्य जो दूरी रखते हैं। कुछ फसलों की हमें पृथक्करण दूरी पड़ी थी, जैसे मक्का की है। मक्का में दो प्रकार की होती है, एक तो संकुल की होती है और एक संकर की होती है। संकर की जो आधार की जो दूरी रखते हैं वो 600 मीटर रखते हैं और प्रमाणित की जो दूरी रखते हैं वो कितनी रखते हैं? 300 मीटर रखते हैं। और संकुल में 400 मीटर रखते हैं आधार बेस की दूरी, और उसमें कितने रखते हैं? 200 मीटर रखते हैं। बाजरा की 200 100 रखते हैं। गेहूं, जो धान, मूंगफली, सोयाबीन है उनकी 3 मीटर आधार में होती है, 3 मीटर ही प्रमाणित में। कपास की 50 रखते हैं और प्रमाणित में 30 रखते हैं। इस प्रकार से हमने कुछ फसलों की महत्वपूर्ण पृथक्करण दूरियां पड़ी थी। उसके बाद में पढ़ा था एक ISA इंडियन सीड एक्ट के बारे में पढ़ा था, जो कब बना था? ये 1966 में तो बना था, 1966 में बना था। और लागू होने का वर्ष क्या था इसका? 2 अक्टूबर 1969 में, 2 अक्टूबर 1969 में ये लागू हुआ था। आज अपना ये सीड का टॉपिक कंप्लीट। धन्यवाद।